हेलो साथियों, नमस्कार। सुपर सिलेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास तिवारी। आधुनिक इतिहास की क्लास चल रही थी लगातार। इसके पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल की चर्चा हो चुकी है 1910 से 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में जब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को गवर्नर पर जनरल पद से हटाया गया, क्योंकि 5 वर्षीय कार्यकाल शुरू हो गया था, इसके बाद इसको पहली बार कुलाधिपति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का 1916 ईस्वी में बनाया जाता है। और 1916 ईस्वी में जो 1908 ईस्वी के इलाहाबाद अधिवेशन में उदारवादियों के द्वारा कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में हो चुका है। 1908 ईस्वी में जो उग्रवादी लोग थे, अर्थात कांग्रेस कितने भागों में बढ़ चुकी थी 1907 में? 2 भागों में सूरत के अधिवेशन में, एक गरम दल, दूसरा नरम दल। अभी लिखना मत बेटा, अभी हम क्रम से इसको लिखवाएंगे, केवल पहले समझ लीजिए। जब तक इतिहास को जानोगे नहीं, उसको लिखने से कोई मतलब नहीं है। इसको अच्छे समझ लीजिए, फिर हम क्रम से लिख पाएंगे। 1907 ईस्वी में जब कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में हो गया था, उसके बाद 1908 ईस्वी के इलाहाबाद अधिवेशन में, किसके? कांग्रेस के अधिवेशन में, उदारवादियों के हाथ में कांग्रेस की सत्ता चली गई थी। उदारवादियों ने उग्रवादियों पर कितने वर्षों का प्रतिबंध लगाया? 8 वर्षों का। लिखवाएंगे कि 8 वर्षों तक उग्रवादी व्यक्तियों का कांग्रेस में आना प्रतिबंधित कर दिया गया था। अब उस 8 वर्ष में 1908 से अब 8 वर्ष जोड़ोगे, कितना हो जाएगा भैया? 16 हो जाएगा। 1908 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 16। अब वही दौर आ गया है 1916 का। 1916 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा है लखनऊ में। कहां पर? लखनऊ में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं अंबिका चरण मजूमदार। कौन कर रहे हैं? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस जो 2 भागों में 1907 ईस्वी में बटी हुई थी, वो एकीकरण की ओर बढ़ चली। अर्थात लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का फिर से क्या हो गया? एकीकरण हो गया। कांग्रेस क्या हो गई? एक हो गई। जो गरम दल और नरम दल 1907 में अलग हुए थे, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एकत्रित हो गए। यहीं पर बात नहीं रुकी। 1906 ईस्वी में हमने एक घटना और बताई है लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में, कि आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में ढाका में एक पार्टी का गठन हो चुका है, मुस्लिम लीग का। वह इसका मतलब है कि अगर कांग्रेस के दोनों दल एक हो गए हैं, तो मुस्लिमों का वर्चस्व भी इतना ज्यादा भारत में नहीं है कि मुस्लिम लीग अलग से अपनी विचारधारा को अंग्रेजों के समक्ष रख सकती है। उसे मजबूरन क्या करना पड़ा? 1916 ईस्वी के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग भी उग्रवादियों के साथ कांग्रेस में विलय हो गई। अर्थात तीनों पार्टियों का समझौता हो गया। उग्रवादी और उदारवादी तो कांग्रेस के ही व्यक्ति थे, दोनों एकीकरण हो गए। और इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग भी किससे मिल गई? कांग्रेस से मिल गई। ये 1900 घटना कब की है? 16 की। 1916 की घटना में क्या हुआ है? पहला घटना हुआ है कि इसके पहले का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग, इस लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का क्या बना दिया गया भैया? कुलाधिपति। क्या बना दिया गया भैया? कुलाधिपति। हाँ, यहां कंफ्यूजन का भी मत रखना। कुलाधिपति आज की स्थिति में एक राज्यपाल का जितनी भी यूनिवर्सिटी उस राज्य में स्थित हैं, वो पूरे यूनिवर्सिटी का क्या होगा? कुलाधिपति होगा। कुलाधिपति और कुलपति दोनों अलग शब्द हैं। कुलपति राज्यपाल की नियुक्ति के अधीन होता है कुलपति, लेकिन कुलाधिपति पूरे उस राज्य में केवल एक ही व्यक्ति होगा, गवर्नर। उस राज्य का ही गवर्नर पूरे अपने राज्य में स्थित यूनिवर्सिटियों का गवर्नर होगा, लेकिन कुलपति हर यूनिवर्सिटी के अलग होंगे। कुलपति और कुलाधिपति समझ में आ गया? अब कोई पूछेगा, बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी 1916 ईस्वी में दूसरी घटना क्या घटती है? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का पुनः एकीकरण हो जाता है। एकीकरण, एकीकरण का मतलब जो 1907 में नरम दल और गरम दल में कांग्रेस बटी हुई थी, इन दोनों का आपस में क्या हो गया? विलय हो गया।
तीसरी पार्टी 1906 ईस्वी में बनी हुई मुस्लिम दल या मुस्लिम लीग, इस मुस्लिम लीग का भी कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लिखे नहीं, आज की कांग्रेस समझ जाओगे भैया, का भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ समझौता हो गया। यहां विलय नहीं हुआ है, क्योंकि मुस्लिम विलय का मतलब हुआ कि गरम दल और नरम दल दोनों कांग्रेस के ही व्यक्ति थे, फिर से में मिल गए, लेकिन ये अलग पार्टी है। जैसे आज की स्थिति में अगर लोकसभा में या विधानसभा में अगर पूरे बहुमत नहीं प्राप्त होता तो विलय नहीं होती, पार्टियां गठबंधन करती है। तो वही स्थिति इसके साथ हो गया, किसी शर्तों के साथ समझौता हो गया। ठीक, ये हो गई घटना 1916 ईस्वी में। अभी घटना समाप्त नहीं हुई है, एक घटना और घटती है। 1916 ईस्वी में पहली बार महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। अब इसके बाद कौन सा वर्ष आएगा? 1917 ईस्वी। 1917 ईस्वी में पहली बार भारत के लिए हित में बात करने के लिए भारत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इसका क्या नाम है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये तो भारत का क्या बना हुआ है? गवर्नर जनरल। लेकिन ये बताए थे 1858 के चार्टर अधिनियम के तहत दो व्यक्ति नियुक्त होने लगे, एक भारत सचिव, एक भारत का वाइसराय। भारत सचिव कहां बैठ रहा है? ब्रिटेन में। लॉर्ड गवर्नर के द्वारा जो सूचना दी जा रही है भारत के सचिव को, कहां रखवा रहा है वो? संसद में। तो इस समय जब लॉर्ड चेम्सफोर्ड यहां पर भारत का वाइसराय था अर्थात गवर्नर जनरल था, उस समय भारत का सचिव कौन था? उस समय भारत का सचिव मॉन्टेग्यू था। क्या था? मॉन्टेग्यू। इस मॉन्टेग्यू के द्वारा 1917 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है भैया वहां का? जैसे अपने यहाँ राज्यसभा और लोकसभा है, वैसे अब उनके यहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। हाउस ऑफ कॉमन्स उच्च सदन जो अपने यहाँ राज्यसभा की स्थिति है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स वहां पे क्या है? लोकसभा की स्थिति के समान है। हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय परिषद अधिनियम के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया। क्या पेश किया गया भैया? प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव में था क्या? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के 1917 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में रखे गए प्रस्ताव में था कि भारत में भारतीय लोगों को सम्मिलित करते हुए एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। 1892 ईस्वी में हमने बता दिया था कि चुनाव का अधिकार भारतीयों को मिल चुका है, बताए थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में चुनाव का अधिकार मिल चुका है। अब चुनाव का अधिकार मिला है तो भारतीयों को परिषद में सम्मिलित भी होना चाहिए ना, तब तो भारतीय लोग भारतीयों की बात रखेंगे। इसीलिए 1917 में जो भारतीय परिषद अधिनियम रखा गया हाउस ऑफ कॉमन्स में, उसमें यह कहा गया कि भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना के बारे में विचार करना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा पत्र का उद्देश्य भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है।
1917 ईस्वी में इस मॉन्टेग्यू चर्चफोर्ड घोषणा पत्र के आने से पहले अप्रैल 1917 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा पूना में होम रूल लीग की स्थापना की जाती है और सितंबर 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट कहां की आयरिश महिला जो आई हुई है वाराणसी में रहने लगी हैं, उनके द्वारा मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की जाती है, जिसका पहला सचिव एनी बेसेंट जी के द्वारा मद्रास में जॉर्ज अरुंडेल को बनाया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि होम रूल लीग जो एनी बेसेंट जी के द्वारा बनाया गया, इसका पहला सचिव किसे नियुक्त किया गया था। इसके लिए क्या किया गया, 1917 ईस्वी में तिलक क्यों लिख दे भैया, क्योंकि बोर्ड भर जाए, घटना बहुत है। तिलक के द्वारा क्या शुरू किया गया है, होम रूल लीग। कहां पर, पूना में। और 1917 में यह घटना है अप्रैल की और यह घटना है सितंबर की। सितंबर 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट जी के द्वारा कहां पर भैया, मद्रास में क्या शुरू किया गया, होम रूल आंदोलन। इसका पहला सचिव किसे बनाया गया, जॉर्ज अरुंडेल को। जब इसकी स्थापना हुई, इसके बाद जब ये हाउस ऑफ कॉमन्स में मॉन्टेग्यू के द्वारा रखा गया, तो इसके बाद इससे प्रभावित होते हुए सितंबर 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा जो होम रूल लीग का आंदोलन शुरू किया गया था, इसी के विरोध में जब ये इसके उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने के लिए भारत में ब्रिटेन की संसद में इसको रखा गया, इससे प्रभावित होकर एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन को 1917 ईस्वी में नवंबर में क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। क्योंकि उद्देश्य क्या था, भारतीयों को हक दिलाना। अगर भारतीयों के बारे में ब्रिटिश संसद ही विचार करने लगे तो आंदोलन करने की जरूरत है। अगर वर्तमान सरकार अगर किसी बात के लिए वह आंदोलन करे और उस बात को अगर सहमत हो जाए मानने के लिए, क्या आंदोलन होगा, नहीं होगा। परिणाम यही हुआ कि तिलक जी के द्वारा शुरू की गई होम रूल लीग संचालित रही, लेकिन एनी बेसेंट के द्वारा शुरू की गई होम रूल लीग आंदोलन समाप्त हो गया। 1917 और 18 ईस्वी में महात्मा गांधी का भी बहुत बड़ा योगदान है, उसको लिखें, थोड़ा मिटा दें। अब यहीं पर पहली बार उन्हें महात्मा गांधी की उपाधि मिलती है। 1917 और 18 के दौर में महात्मा गांधी जी द्वारा 3 आंदोलनों का नेतृत्व किया जाता है। तब तक 1917 से 1918 ईस्वी के बीच महात्मा गांधी जी द्वारा नेतृत्व किए गए आंदोलन, पहला आंदोलन 1917 ईस्वी में बिहार के एक किसान नेता हैं जिनका नाम है राजकुमार। राजकुमार के बुलावा पत्र पर पहली बार महात्मा गांधी कहां जाते हैं, चंपारण बिहार जाते हैं। कहां जाते हैं, चंपारण बिहार जाते हैं। वहां पर क्या हुआ था, नील की खेती को लेकर के अंग्रेज और किसानों के बीच संघर्ष चल रहा था। इसी बीच अंग्रेजों के द्वारा एक प्रथा थी, तिनकटिया प्रथा को लागू कर दिया गया था। इसी तिनकटिया प्रथा के विरोध में किसानों के द्वारा क्या किया जा रहा था, चंपारण में आंदोलन किया जा रहा था। इससे प्रभावित होकर के चंपारण के किसान नील की खेती को करने से इनकार कर दिए थे, जिससे जबरदस्ती दबाव बनाकर अंग्रेजों के द्वारा किसानों से जबरदस्ती नील की खेती की उगाही कराई जाती थी, जिसके विरोध पर वहां आंदोलन की भूमिका उत्पन्न हुई और आंदोलन किसानों के द्वारा चरम पर पहुंच गया। इसका नेतृत्व करने के लिए राजकुमार किसान आंदोलन चंपारण के राजकुमार जी द्वारा क्यों निमंत्रण दिया गया, क्योंकि किसानों तथा मजदूरों की समस्या दक्षिण अफ्रीका में महात्मा जी के द्वारा सकुशल नेतृत्व में सफल हो चुकी थी। यही कारण था कि 1915 में महात्मा गांधी भारत आ रहे हैं और 1917 ईस्वी में पहली बार इन्हें चंपारण में बिहार नेता की अगुवाई में नेतृत्व करने का क्या मिल जाता है, अवसर मिलता है।
1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले के किसान नेता राजकुमार के बुलावे पर महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया। चंपारण आंदोलन का संबंध किससे था भैया? नील की खेती से था। इसमें अंग्रेजों के द्वारा कौन सी प्रथा का प्रारंभ किया गया था? तीन कठिया प्रथा का प्रारंभ किया गया था। तीन कठिया का मतलब 1/3 भाग, ठीक। तीन कठिया प्रथा का प्रारंभ किया गया था। इसी के विरोध में गांधी जी ने पहली बार, दक्षिण अफ्रीका में इसके पहले सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कर चुके हैं, लेकिन भारत में महात्मा गांधी जी द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ चंपारण विद्रोह में पहली बार किसका प्रयोग किया गया? सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया गया। महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया गया। इसके पहले भी प्रयोग हुआ है क्या? इसके पहले महात्मा गांधी द्वारा, दक्षिण अफ्रीका में मजदूरों के आंदोलन का नेतृत्व करते हुए पहली बार सत्याग्रह, अब यहां भारत नहीं लगा है क्योंकि पहली बार ही सत्याग्रह का प्रयोग कर रहे हैं। पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया। इसी आंदोलन की सफलता के बाद, इसके बाद तिनकठिया प्रथा को, इनके नेतृत्व के बाद इस तिनकठिया प्रथा को अंग्रेजों के द्वारा क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया और नील की खेती करने के लिए किसानों को बाध्य नहीं किया गया। और इस आंदोलन की सफलता के बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा पहली बार मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहा गया। इसी आंदोलन की सफलता के बाद अभी तक इन्हें महात्मा की उपाधि नहीं मिली थी। लिख दें इस लाइन को भी, आगे हम लिखवा देंगे। इसी आंदोलन की सफलता के बाद इन्हें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई। क्या भैया? क्या बता रहे? ये हो गया 1917 ईस्वी का आंदोलन, पहली बार सफलतापूर्वक। यहीं पर समाप्त नहीं हुआ। अगर किसी नेता के माध्यम से भारत में कोई आंदोलन चरमोत्कर्ष पर पहुंचे और सफलता मिले, उसे हर व्यक्ति बुलाना चाहेगा अपने आंदोलन में। परिणाम यही हुआ कि अहमदाबाद में मिल मजदूरों के खिलाफ, क्योंकि अहमदाबाद के मिल मजदूर जो थे उन्हें बोनस देने के लिए मालिकों के द्वारा इंकार कर दिया गया। अब उनके मजदूरों के द्वारा भी महात्मा गांधी को नेतृत्व करने के लिए क्या कर दिया गया? बुलावा पत्र आया। लिखिए दूसरा, लिखिए 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में
मिल मजदूरों के आंदोलन का नेतृत्व किया। क्यों नेतृत्व करना पड़ा? क्योंकि इस समय प्लेग में जो महामारी फैली हुई थी, उस प्लेग महामारी में बोनस देने की बात इनकी एक कंपनी के उच्च अधिकारियों के द्वारा कहा गया था, लेकिन जब प्लेग महामारी धीरे धीरे समाप्त हुई तो इन मजदूरों को बोनस देने से क्या कर दिया गया? इनकार कर दिया गया। इसी बोनस के संबंध को लेकर के अहमदाबाद में मिल मजदूरों का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने। और ये भी आंदोलन महात्मा गांधी का क्या रहा? सफल रहा। 1918 ईस्वी में किसान खेड़ा में किसानों के ऊपर ज्यादतियां हुई, उन ज्यादतियों का भी नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने। तीसरा आंदोलन 1918 ईस्वी में खेड़ा में किसानों का नेतृत्व क्यों करना पड़ा इसे? अगर इस किसी क्षेत्र में कोई महामारी फैल जाए तो राजा का पहला कर्तव्य है कि या तो कर माफ कर दे या तो कर की ज्यादतियों से किसानों को मुक्त कर दे, नहीं तो 100% है उस राज्य की जनता विद्रोह कर देगी सरकार के खिलाफ। परिणाम यही हुआ, यहां प्लेग के नेतृत्व में जब खुद को पैसा देना हुआ मजदूरों को, तो तुम प्लेग का बहाना ले रहे हो कि प्लेग की वजह से कंपनी को क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है, और हम मजदूरों को वेतन या बोनस नहीं देंगे। तो अगर तुम्हारे कंपनी में घाटा हुआ है तो खेड़ा को किसानों को क्या फसल उगाई है? 1918 में खेड़ा के किसानों से करों की वृद्धि कर दी गई। तुम्हारे यहां घाटा होगा तो क्या करो? किसानों से ले लोगे? किसानों की करों में वृद्धि कर दी गई। इसी का नेतृत्व महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया और कहा गया कर नहीं देना है। कर नहीं देने के लिए आंदोलन चलाया गया, और इस आंदोलन में भी महात्मा गांधी को क्या मिली? सफलता मिली, और किसानों को कर से मुक्ति दिलाई गई। नेतृत्व कौन कर रहे हैं? महात्मा गांधी। इसमें किसानों को क्या देना था? कर देना, और कर नहीं देने को लेकर के ही आंदोलन की शुरुआत हुई। अभी एमएसपी के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ भी आंदोलन हुए थे। जब भी किसी भी सरकार के द्वारा किसानों के ऊपर या किसी भी युवा सरकार के ऊपर यदि जबरदस्ती किसी अपने कानून को थोपा जाएगा तो 100% उग्र हो जाएगी जनता और विद्रोह होगा। और यही कारण इनके समय में भी रहा है, अंग्रेजों के कार्यकाल में भी रहा है। जब भी जातियां होंगी तो अगर नेतृत्व करने वाला व्यक्ति सफल होगा तो आंदोलन भी सफल होगा, अगर नेतृत्व करता गलत होगा आंदोलन होगा। असफलता सफलता बात की बात है, नेतृत्व करता है या सेनापति के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आंदोलन उस कानून के खिलाफ जरूर होगा। क्लियर हो गई भैया? ये 3 आंदोलन की सफलता के बाद महात्मा गांधी का नाम पूरे भारत में चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। ये हो गई घटना 1918 की। पहले इसको लिखवा दें इतना, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट है लॉर्ड चेम्सफोर्ड का। घटनाएं बहुत घटना घट रही हैं। अभी खिलाफत आंदोलन आएगा, रौलेट एक्ट आएगा, इसमें बहुत घटनाएं हैं, तो पहले इतना लिख लेते हैं। लिखिए, क्रम से लिखिए भैया। पहले सन 1916 ईस्वी में, पहले इतनी घटनाओं को लिख लीजिए। क्या हुआ? सन 1916 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को, सन 1916 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को, बनारस को भैया ब्रैकेट में BHU भी लिख लेना, कहां गया? मिटा दिए हैं क्या? हाँ, सन 1916 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ब्रैकेट में BHU का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। कुलपति मत लिखना, कुलाधिपति, क्योंकि वाइसराय से बड़ा अभी भारत में कोई नहीं है। BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 ईस्वी में ही, 1916 ईस्वी में ही
अंबिकाचरण मजमूदार की अध्यक्षता में 1916 ईस्वी में अंबिकाचरण मजमूदार की अध्यक्षता में अंबिकाचरण मजमूदार अंबिकाचरण मजमूदार की अध्यक्षता में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन आयोजित किया गया कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन आयोजित किया गया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के इसी अधिवेशन में कांग्रेस के इसी अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण हो गया। कांग्रेस के गरम दल तथा नरम दल का एकीकरण हो गया। कांग्रेस के इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक मांगों को 1909 में जो मिंटो ने सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को लागू किया गया था, कांग्रेस के द्वारा उसे अभी तक अस्वीकार किया गया था, लेकिन 1916 के कांग्रेस के अधिवेशन में उन सांप्रदायिक मांगों को मान लिया गया। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग के सांप्रदायिक मांगों को स्वीकार करते हुए मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ हो गई। मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ हो गई। हो गया भैया। इस अधिवेशन को लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। इस अधिवेशन को लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। इस अधिवेशन को लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। अगली लाइन से 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। हो गया भैया। अप्रैल 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक, ये घटना है लिखी, बाल गंगाधर तिलक द्वारा पूना में होम रूल लीग की स्थापना की गई। पूना में होम रूल लीग की स्थापना की गई। होम रूल लीग की स्थापना की गई तथा सितंबर 1916 ईस्वी को श्रीमती एनी बेसेंट जी द्वारा मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की गई। मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की गई। इसका पहला सचिव जॉर्ज अरुंडेल को बनाया गया। लिखा भी है भैया, लिख लेना।
जॉर्ज अरुंडेल, इसका पहला सचिव जॉर्ज अरुंडेल को बनाया गया। बीस अगस्त 1917 ईस्वी को, अगली लाइन से लिखना भैया, 20 अगस्त 1917 ईस्वी को, 20 अगस्त 1917 ईस्वी को हाउस ऑफ कॉमन्स में मॉन्टेग्यू द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में मॉन्टेग्यू द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में मॉन्टेग्यू द्वारा भारतीयों से संबंधित एक प्रस्ताव रखा गया। हो गया भैया, एक प्रस्ताव रखा गया भारत के उदारवादी नेताओं के द्वारा, जिसे भारत के उदारवादी नेताओं के द्वारा इसे सुधार के क्षेत्र में भारत का मैग्ना कार्टा कहा। मैग्ना कार्टा कहा, सुधार के क्षेत्र में भारत का मैग्ना कार्टा कहा। हो गया भैया। इसके बाद घटना क्या होगी, अभी बता क्या है, एनी बेसेंट होम रूल लोग की स्थापना को स्थगित कर देंगे। लिखिए 20 अगस्त 1917 ईस्वी को, 20 अगस्त 1917 ईस्वी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा से प्रभावित होकर के श्रीमती एनी बेसेंट जी ने मद्रास में चलाए गए होम रूल लीग आंदोलन को, मद्रास में चलाए गए होम रूल लीग आंदोलन को स्थगित कर दिया। होम रूल लीग आंदोलन को स्थगित कर दिया। इस प्रश्न को याद रखना कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का उद्देश्य क्या था। लिखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा पत्र का उद्देश्य, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा पत्र का उद्देश्य भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। अब हेडिंग डालिए, भारत में नेतृत्व किए गए महात्मा गांधी जी द्वारा आंदोलन, या ऐसा हेडिंग डालिए, महात्मा गांधी जी द्वारा, हेडिंग डालिए महात्मा गांधी जी द्वारा भारत में नेतृत्व किए गए आंदोलन। महात्मा गांधी जी द्वारा नेतृत्व किए गए आंदोलन। पहली हेडिंग डालिए, बिहार का चंपारण आंदोलन, बिहार का चंपारण आंदोलन, बिहार का चंपारण आंदोलन। लिखिए भैया
बिहार के एक किसान नेता बिहार के एक किसान नेता राजकुमार राजकुमार ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया। चंपारण विद्रोह के कारण चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तीनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। अंग्रेजों को तीनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। नोट डाल के लिखिएगा, तिनकठिया प्रथा का संबंध नील की खेती से है। तिनकठिया प्रथा का संबंध नील की खेती से है। तिनकठिया प्रथा का संबंध नील की खेती से है। दूसरा नोट में लिखिएगा, चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया गया। सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया गया। महात्मा गांधी जी द्वारा तीसरा नोट लिखिए, महात्मा गांधी जी द्वारा सत्याग्रह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी जी द्वारा सत्याग्रह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। हो गया भैया। इसके बाद चौथा नोट लिखिए, चंपारण आंदोलन की सफलता के बाद ही ये वाला हो गया, आगे बोले, चंपारण आंदोलन की सफलता के बाद ही गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा था। महात्मा गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा था। पहली बार महात्मा कहा था। हो गया भैया। अगली लाइन से लिखिए फिर, सन 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों के आंदोलन का नेतृत्व किया। मिल मजदूरों के ये लिखा हुआ है भैया, अहमदाबाद में मिल मजदूरों के आंदोलन का नेतृत्व किया। अहमदाबाद में मिल मजदूरों के आंदोलन का नेतृत्व किया।
हो गया भैया। यह आंदोलन क्यों हुआ था? यह आंदोलन प्लेग बोनस को देने को लेकर हुआ था। हो गया भैया। इस आंदोलन के बाद अंग्रेजों को, मजदूरों को, देखिए, इस आंदोलन के बाद, इस आंदोलन के बाद कंपनी के अधिकारियों को, कंपनी के अधिकारियों को मजदूरों के लिए प्लेग बोनस देना पड़ा। मजदूरों के लिए प्लेग बोनस देना पड़ा। हो गया भैया। 1918 ईस्वी में, अगली लाइन से क्या हुआ फिर? 1918 ईस्वी में, अभी से उंगली पकड़ने लगी। 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने गुजरात में, गुजरात के खेड़ा में, ऐसा लिख रहे हैं, गुजरात के खेड़ा में किसानों के लिए कर नहीं आंदोलन, कर नहीं, किसानों के लिए कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किया। किसानों के लिए कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किया। किसानों के लिए कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किया। हो गया भैया। अभी 1916 की घटनाएं समाप्त नहीं हुई हैं, 1917 में। हो गया भैया। मिटा दें थोड़ा सा, ये महात्मा गांधी का काम खत्म हो गया है। अब 1917 में एक काम अच्छा करता है चेम्सफोर्ड, शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए सैडलर आयोग की गठन करता है। 1917 ईस्वी में, लिखिए, सन 1917 ईस्वी में शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए, शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने सैडलर आयोग का गठन किया। ये क्वेश्चन पूछता है कि सैडलर आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा से है या जो है अकाल से है? किसके लिए गठन किया गया था? तो शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए सैडलर आयोग का गठन किया। लिखिए, हो गया भैया। आगे बढ़ें। अब घटना की शुरुआत होती है किसके कार्यकाल में, कौन कौन सी घटनाएं घटी हुई हैं। चलें, पहले सुन लीजिए फिर लिखवाते हैं। 1918 तक की घटना कंप्लीट हो गई है। अब शुरुआत होता है दौर 1919 का। 19 लिखवा रहे हैं, अभी लिखना मत। 19 मार्च 1919 ईस्वी को रौलेट एक्ट की घटना घटती है। अंग्रेजी सरकार के द्वारा रौलेट एक्ट लागू कर दिया गया। इसका उद्देश्य क्या था? किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना किसी उसकी दलील सुने हुए, ना कोई दलील होगी, ना कोई अपील होगा, ना हो अपने खिलाफ किसी वकील को खड़ा कर सकता। जैसे आज की घटना में कोई घटना अगर किसी व्यक्ति के द्वारा पारित कर दी जाती है तो अपने बचाव के पक्ष में अपील भी खुद दे सकता है। दलील का मतलब होता है गवाह प्रस्तुत करना अपने लिए। अपील का मतलब, जैसे आप जज के सामने पहुंचे, मान लीजिए आपके खिलाफ कोई मुकदमा लिखा गया, तो जज के सामने अपनी बात या पुलिस के सामने अपनी बात खुद रख सकते हो, ये हो गई अपील। दूसरा काम होता है दलील। दलील का मतलब हुआ अपने बचाव में
कुछ लोगों को जिन्होंने देखा हो उस घटना को देखने वाले व्यक्ति को अपने लिए बचाव के लिए उस व्यक्ति को कोर्ट में या पुलिस के समक्ष उपस्थित करके गवाह के रूप में प्रस्तुत करना। क्या हो गई? दलीलें देना, मतलब अपने बचाव में दलील उपलब्ध कराना। तीसरा काम क्या है? अगर आपकी अपील भी नहीं सुनी जाए, दलील भी नहीं सुनी जाती, तो आप क्या करते हैं? तीसरा काम, कोर्ट का शरण लेते हैं। भाई आपने अपील किया, अपील मतलब आवेदन दिया, और आपके आवेदन पर सुनवाई नहीं होती तो क्या करती है? शायद 4 जने से और पूछ लिया जाए। यही होता है कि क्या मेरे द्वारा जो कहा जा रहा है यह सत्य है कि नहीं। अगर यह सत्य है तो उस बात पर निस्तार हो जाए तो आदमी क्या हो जाता है? संतुष्ट हो जाएगा। नहीं संतुष्ट हुआ तो तीसरा ऑप्शन व्यक्ति को क्या दिखाई देता है? कोर्ट। कोई भी कोर्ट हो, जरूरी थोड़ी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट की शरण लेगा। कोर्ट जाने के लिए माध्यम क्या होगा? वकील होगा। लेकिन इस रौलट एक्ट में जो अंग्रेजी सरकार के द्वारा भारतीयों के खिलाफ लागू किया गया है, किसी भी व्यक्ति को संदेहास्पद से धारा 144 लागू की जाती है। सुने होंगे? नहीं सुने होंगे तो किसी मूवी में जरूर इसका वर्णन देखे होंगे। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जब कहीं बाहर घूमते रहते हैं उस राज्य में क्या, उस जिले में अगर कर्फ्यू लगा हुआ है तो व्यक्तियों को बिना संदेह के आधार पर आपकी ना दलील सुनी जाएगी, ना अपील सुनी जाएगी, और आपको क्या कर लिया जाएगा? गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्योंकि धारा 44 का नियम है कि आप गिरोह में नहीं चल सकते हैं। 5 व्यक्ति या 5 से अधिक व्यक्ति नहीं चल सकते हैं एक साथ। ठीक, तो वही स्थिति, तो इसको क्यों किया जाता है? लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि धारा 44 कब लगी है जिले में? जब उस जिले में लाइन ऑर्डर को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के कोई उपद्रवी तत्व ने उसको तोड़ा हो, तब नागरिकों के बीच में फिर से सुरक्षा को बहाल करने की दृष्टि से धारा 144 लगाई गई है। लगातार पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस का उस क्षेत्र में भ्रमण तथा गश्त पेट्रोलिंग जारी रहती है, जिससे आम जनमानस में फिर से सुरक्षा का भाव बहाल हो सके। इसी उद्देश्य से धारा 44 का उद्देश्य, तो जो उपद्रवी तत्व हैं फिर से वो नजर ना आए, और अगर नजर आते हैं तो उन्हें क्या कर लिया जाए? गिरफ्तार कर लिया जाए। और जो आम जनमानस है उसमें सुरक्षा का भाव पैदा हो जाए कि जो हमारे ऊपर फिर से खतरा चल रहा था आंदोलनकारियों के द्वारा, हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस तथा पैरामिलिट्री फोर्सेस से आर्मी उपलब्ध हो चुकी है, अब इस तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। यही उद्देश्य था। यही उद्देश्य उन्होंने अपने हितों के लिए, आज की सरकार तो इसको जनमानस के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लागू करती है, लेकिन उस समय उन्होंने अपने उद्देश्य को, अपने हितों को साधते हुए अंग्रेजी सरकार के द्वारा संदेहास्पद तरीके से, यदि किसी व्यक्ति पर संदेह भी हो जाता है तो उसे हम गिरफ्तार कर लेंगे, ना तो उसकी अपील सुनेंगे और ना ही दलील सुनेंगे, और ना ही उसे अपनी बात रखने के लिए किसी वकील की मदद लेनी होगी। उसे क्या कर लेंगे? गिरफ्तार कर लेंगे। क्या यह मानवीय तथ्यों पर खरा उतर रहा कानून? उतर रहा है? नहीं उतर रहा है। अगर नहीं उतरेगा तो इसके पहले बताए हैं कि जब जब ऐसी घटना घटेगी, मानवीय आधारों का उल्लंघन किया जाएगा किसी भी सरकार के द्वारा, तो क्या होगा? आंदोलन होगा। परिणाम यही हुआ कि 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को मार्च में लागू हो रहा है। 19 मार्च 1919 को रौलट एक्ट लागू हो रहा है। बताए, 1 महीने से भी कम समय में 20 दिन के अंदर 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में देशव्यापी हड़ताल बुलाई गई। हड़ताल का मतलब काम बंद आंदोलन। उस हड़ताल में, देशव्यापी हड़ताल में 2 नेताओं को अंग्रेजी सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग कांड हुआ। जलियांवाला कहां है? अमृतसर में जल्ली नामक व्यक्ति की बात थी। वहां पर भारतीयों के द्वारा, किसके द्वारा? भारतीयों के द्वारा लगभग 2000 की संख्या में उसी बाग में एकत्रित होकर के अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक जो है अपना रोष प्रकट करने के लिए आंदोलन किया। किसके लिए? कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी जो है न की जाए, जो बिना अपील, बिना दलील और बिना जो है वकील के उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उनकी रिहा कर दिया जाए, अर्थात उनको छोड़ दिया जाए। लेकिन हंसराज नामक भारतीय की मुखबिरी के आधार पर
इस नाम के कौन सा व्यक्ति था? हंसराज। हंसराज नामक व्यक्ति कौन सा था? वो भारतीय था। नाम से ही लग रहा है भारतीय हंसराज, आज भी नाम होते हैं गांव में। तो भारतीय व्यक्ति था। इन्होंने भारतीयों के खिलाफ ही मुखबरी की कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के बचाव में भारतीयों के द्वारा जलियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें अंग्रेजी सरकार का विरोध किया जा रहा है। इसी विरोध पर बिना, जैसे यहाँ पर संदेहास्पद की स्थिति है, वहां पर अंधाधुंध, बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश लॉर्ड हंटर के द्वारा दे दिया गया। लॉर्ड हंटर कौन था? नहीं, गवर्नर तो चैंसलर बन के बैठा हुआ है ना। ये अमृतसर का उस समय, जैसे आज के समय में एसएसपी हैं, वो अमृतसर का एसएसपी था उस समय, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। आज की स्थिति में एसपी है। एसपी साहब से ऊपर सीनियर क्या होते हैं? सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। कहां नियुक्त होंगे ये? बड़े जिलों में नियुक्त होते हैं, जहां पर एक ही जिले में 2 या 3 आईपीएस अधिकारी, अर्थात एक ही जिले में 2 या 3 एसपी की नियुक्ति हो जाए, वहां पर एक कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है। इसको कमिश्नर साहब बोलते हैं, कमिश्नरी प्रणाली। जैसे बड़े जिले हैं, जैसे लखनऊ हो गया, जैसे अमेठी में तो एक ही एसपी साहब के द्वारा पूरा जिला नेतृत्व किया जा रहा है। लेकिन जैसे बड़े जिले होते हैं, उनको उत्तरी जोन, पूर्वी जोन, मध्य जोन में बांट दिया जाता है, तो वहां पर एक से अधिक आईपीएस की नियुक्ति हो गई। उत्तरी जोन के अलग एसपी साहब होंगे, मध्य जोन के अलग, पूर्वी जोन के अलग। तो इन तीनों एसपी साहब को कमांड कौन करेंगे? एसएसपी साहब, मतलब सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। वो भी आईपीएस अधिकारी ही होते हैं, लेकिन उनकी सेवा काल लगभग 8 वर्ष से अधिक हो जाती है। तो 8 वर्षों से अधिक की सेवा काल के बाद उन्हें क्या बना दिया जाता है? एसएसपी बना दिया जाता है। अब बात समझ में आई? एसएसपी की नियुक्ति छोटे जिलों में नहीं की जाएगी। अब बात समझ में आ गई? तो 13 अप्रैल 1919 को जनरल ओडायर ने जलियांवाला बाग नामक घटना को अंजाम दिया, और वहां पर अंग्रेजी सरकार के मुताबिक, क्योंकि आज भी सरकार जैसे कोई घटना घटती है तो मुआवजा देना पड़ता है, इसलिए जो आंकड़े प्रदर्शित होते हैं, वर्तमान आंकड़े, जैसे मान लीजिए किसी घटना में कोई घटना घटी, उसमें एग्जैक्ट मान लीजिए कि 700 आदमी की मृत्यु हो गई हो, तो 700 व्यक्तियों को मुआवजा देना पड़ता है। तो अंग्रेजी सरकार इतने व्यक्तियों को मुआवजा ना देना पड़े, इसीलिए उसने क्या कर दिया, केवल 1000 जनसभा 2000 के लगभग थी, और कांग्रेस सरकार, उस समय कांग्रेस भी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी, उसी के नेतृत्व में जनसभा का आयोजन हुआ है। इसने कहा कि इसमें 1000 लोग मारे गए, लेकिन अंग्रेजी सरकार का कहना था कि इसमें मात्र 379 लोग ही मारे गए। क्यों? क्योंकि ज्यादा लोगों को अगर बताएंगे क्या देना पड़ेगा? मुआवजे की राशि देनी पड़ेगी, इसीलिए इसे घटा के बताया जाता है। इसी बीच 1919 में मुस्लिमों के द्वारा ब्रिटिश सरकार कहो या मित्र राष्ट्रों के खिलाफ तुर्की के खलीफा के समर्थन में, उस समय खलीफा के पद को 1924 में समाप्त किया जा रहा है, 1919 में ही उसी के समर्थन में, खलीफा के पद के समर्थन के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, मूलतः ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, लेकिन ब्रिटिश सरकार किसका प्रतिनिधित्व कर रही थी विश्व युद्ध में? मित्र राष्ट्रों। मित्र राष्ट्रों के साथ साथ मूलतः ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कौन हो गए? भारतीय मुसलमान, जिसे खिलाफत आंदोलन के नाम से भी जाना गया। इस घटना को क्रम से लिख लीजिए, समय ज्यादा हो गया है, कल लिखवा देंगे? चलो ठीक है। इस घटना को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है। 1920 तक की घटना का, 19 तक का हो गया। हाँ, अब घटना पूरी जिक्र कर लो, ताकि कल लिखना ही लिखना रहे। इसी के बाद हुआ क्या? 13 अप्रैल 1919 के बाद लॉर्ड हंटर, एक हंटर आयोग का गठन, ध्यान करना, लॉर्ड इरविन के समय में शिक्षा के संबंध में बताए थे कि लॉर्ड इरविन ने हंटर कमेटी का गठन शिक्षा के सुधार के लिए किया था। लेकिन हंटर कमेटी नाम के लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया कि इसको जांच करिए कि इसमें निष्पक्ष क्या है, जिसमें 3 भारतीयों को लिया गया है। 7 लोगों की कमेटी बन रही है, 4 अंग्रेज हैं, 3 भारतीय हैं। अगर निर्णय लोगे तो किसका बहुमत चाहिए? 4। क्या अगर किसी भारतीय को सम्मिलित ना करें तो क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड की रिपोर्ट अंग्रेज अपने हिसाब से बनवा सकते हैं?
किसी भी बहुमत के लिए पूरे बहुमत की आवश्यकता है। जैसे 6 लोग हैं तो 6 में 7 लोग हैं, 7 में 4 की आवश्यकता होगी पूर्ण बहुमत के लिए। तो बहुमत तो ऑलरेडी तुम लेके बैठे हो। इस कमेटी में 4 भारतीय करते, 3 अंग्रेज करते, तब तुम्हें मजबूरन एक भारतीय का सहायता लेना पड़ता। और जब भारतीय की सहायता लेते तो 1000 पे सिद्ध होता कि तुमने 1000 की हत्या करवाई। लेकिन अपने मनमाने तरीके से इन्होंने रिपोर्ट बनाई और जलियांवाला बाग की रिपोर्ट अंग्रेजी सरकार को सौंप दी। इसी से नाखुश होते हुए महात्मा गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को अंग्रेजी सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन, अभी तक 1915 में वही महात्मा गांधी अंग्रेजी सरकार के लिए सेना तथा धन इकट्ठा कर रहे थे। 5 वर्षों में ही इनके काले कारनामों को, अंग्रेजी सरकार के काले कारनामों को समझते हुए वही महात्मा गांधी 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। इसी असहयोग आंदोलन से खिन्न हो गए इसको चलाने के तरीकों को, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। असहयोग आंदोलन को चलाना इनका मेन उद्देश्य क्या था कि हम अपने अहिंसा को नहीं अपनाएंगे, अहिंसा को अपनाएंगे तथा हिंसा को नहीं अपनाएंगे। अहिंसा के माध्यम से ही हम अंग्रेजी सरकार तक अपनी बातों को क्या करेंगे, रखेंगे, यही बात थी। लेकिन बिपिन चंद्र पाल किसके नेता हैं? उग्रवादी दल के। क्या वो अहिंसा को स्वीकार करेंगे? जब उनका उद्देश्य है खून का बदला खून, तो अहिंसा के पथ पर उग्रवादी नेता चलना स्वीकार नहीं करेंगे। यही कारण था उग्रवादियों में फिर से, उग्रवादी और उदारवादी में फिर से फूट डली और धीरे धीरे 3 लोग 1920 ईस्वी में ही कांग्रेस का दामन छोड़ दिए। और यही आंदोलन लगभग 1.5 वर्ष ही चल पाया और 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा नामक घटना घटती है। चौरी चौरा की घटना लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल की है, उसको बाद में पढ़ाएंगे। इसके पहले पूरी लॉर्ड चेम्सफोर्ड की घटना को लिख लेंगे, फिर लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल को पढ़ेंगे। धन्यवाद।